पीएम से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो बात करना है तो मुझसे करिए। मेरे गरीब भाइयों पर बात करना बंद कर दीजिए। 2 दिन 2 बयान। लंबे समय बाद आखिर पीएम ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पीएम मोदी ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को साफ चेतावनी दे दी, लेकिन पीएम के बयान पर हिंदू संगठनों में 2 फाड़ हो गई। जहां आरएसएस मोदी के साथ है, तो हिंदू महासभा जैसे कई संगठन पीएम से माफी मांगने को कह रहे हैं। गोरक्षा का बहाना बनाकर और अपना स्वार्थ साध्य करने वाले कुछ लोग होंगे, वे कानून अपने हाथ में लेते हैं। किस आधार पे उन्होंने 70 से 80% जो गोरक्षकों को अराजक तत्व बताया, आखिर किस आधार पे? इसी बयान ने अगर जो वास्तव में बिना आधार का दिया है तो इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री रहने लायक ऐसे लोग नहीं है जो इस तरह की बयान दे दे। मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने माफी नहीं मांगी तो पहले तो 17 उत्तर प्रदेश में ही इनको पता चल जाएगा, उसके बाद 19 में पता चल जाएगा। हिंदू संगठन ही नहीं, विपक्षी दल भी पीएम पर निशाना साध रहे हैं। नौटंकी करना बंद करिए, देश में विभाजित करने वाले बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 सालों से ये चुप्पी साधे रहे, कुंभकर्ण की नींद की तरह सोते रहे, लेकिन अब इनकी आंख क्यों खुली है? विपक्षी दलों का इशारा ऊना की घटना की ओर है। ऊना में कथित गोरक्षकों की पिटाई के बाद दलितों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके पहले भी पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि पीएम की चेतावनी का गोरक्षकों पर क्या कोई असर पड़ेगा? क्या पीएम का बयान दलित और अल्पसंख्यकों में भरोसा पैदा कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट। आवाज अड्डा में यही कुछ ज्वलंत प्रश्न हम आज उठाने जा रहे हैं और गाय पर चर्चा आज हम करेंगे। यहां पर आवाज अड्डा में आज की इस बड़ी चर्चा, बड़ी बहस में हमारे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा भी शामिल होंगे, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन शामिल हो रहे हैं, जेएनयू में प्रोफेसर और दलित चिंतक विवेक कुमार हमारे साथ हैं, भारतीय गौरक्षक दल के अध्यक्ष पवन पंडित इस बहस में शामिल हैं, हम हिंदू.com के अजय गौतम भी यहां बातचीत में शामिल हो रहे हैं और आरएसएस विचारक अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा विषय है और जो बात हमें आज करनी है गाय के ऊपर चर्चा, तो सबसे पहले पवन पंडित साहब आपके पास ये सवाल लेकर आते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि उन्हें गुस्सा आता है क्योंकि 70 से 80% गौरक्षक असल में कुछ और करते हैं गाय की रक्षा के अलावा। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी अभी जो बयान दे रहे हैं ना, उनको अभी शायद ये गौरक्षक चोला नहीं पहन रहे, प्रधानमंत्री जी चोला पहन रहे हैं, वो सेकुलरिज्म का चोला पहन रहे हैं। उनको हो सकता है आज सूट कर रहा है ये राजनीति। कुछ टाइम पहले पिंक रेवोल्यूशन दिख रहा था उनको, उससे पहले उनको ये सारी घटनाएं ऐसी दिख रही थी, लेकिन आज के समय में इनको ये 80% का जो फिगर ये दे रहे हैं, ये निराधार है, इनको वापस लेना चाहिए। और इस तरीके की भाषा एक प्रधानमंत्री की इतने बड़े स्टेज से अब किस तरह उंगली करके कि डोजियर निकालो यार, इनकी कुंडली तो निकालो जरा, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। और ये उन्होंने पहले तो ये सोचना चाहिए था कि किस मंच से आप क्या बोल रहे हैं। देश की समस्या गोरक्षक नहीं है। आप कानून बनाइए ना सेंटर में, 2 साल हो गए आप फुल बहुमत में है, आपकी सरकार तो गाय मंदिर इन्हीं पे टिकी हुई है ना, तो आप कानून बनाइए, तो हमारी जरूरत ही नहीं है। आप मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हर समुदाय ने, आर्य समाज ने, नामधारी सिखों ने, सब ने इसके लिए आंदोलन किए हैं, तो फिर देश में गो हत्या क्यों, गो तस्करी क्यों? आप मुद्दा बना के बैठ गए कि गोरक्षक गुंडे तो उन्होंने देखिए पवन पंडित साहब ने कहा कि गो हत्या और उसके पीछे दूसरे प्रकल्प करने में अंतर है। आप गाय की रक्षा कीजिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू धर्म में है या सभी की रक्षा, यहाँ तो किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। लेकिन चलिए हम गाय की बात करें, गाय की रक्षा हो, लेकिन गाय की रक्षा की आड़ में कुछ और गोरख धंधा ना हो। आप मुझे ये बता दीजिए, क्या आप
प्रधानमंत्री जी के सामने या देश के सामने आज समस्या क्या थी? अगर इस बारे में बात करनी है तो समस्या गो रक्षक थे या गो हत्या थी? इतना बड़ा। और दूसरी चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 80% गुंडे हैं, तो उसमें 80% भारत आ गया। उनको नहीं समझ में आती ये चीजें कि उनको किसने चिन्हित किया है। जिन लोगों की वजह से वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, प्रधान सेवक वो है, वो 80%। अगर वो सारे देखिए, प्रधान सेवक तो वो 1.25 अरब देशवासियों के हैं, जिसमें सारे लोग आते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपके पास आता हूं। आज जिस तरह की भाषा हम सुन रहे हैं गौरक्षक दलों की तरफ से, और जिस तरह की घटनाएं हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री आज जाकर इस पे आवाज उठाते हैं? आज उनका गुस्सा सामने आता है? अगर यही बात उन्होंने थोड़ी पहले कर दी होती तो शायद आज इतनी बात सुनने की नौबत नहीं आती। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री ने थोड़ी देरी की। तनेजा साहब, देखिए, जो हमको थोड़ा सा इसको, ये बहुत संवेदनशील विषय है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझना होगा। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उनका इशारा क्या है। भारत के अंदर पूरी दुनिया में हर हिंदू गाय रक्षक होता है, हर हिंदू पूरी पृथ्वी पे, चाहे वो कहीं भी रहता हो, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। तो इस विषय पे कोई चर्चा की जाए तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता। हर हिंदू ही गाय रक्षक है। जो अभी जिस तरह की घटनाएं कुछ हुई, कुछ लोगों को, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा कि एंटी सोशल एलिमेंट, जिनके बारे में कुछ लोगों ने चर्चा करी, कुछ मीडिया में चली, प्रधानमंत्री उनकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस बहाने, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बहाने उन्होंने और कुछ काम करे, और जिसकी एक सुन लीजिए वो बीजेपी में है, करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। लेट मी कंप्लीट। नहीं सर, आप गलत बोलेंगे तो हम आपसे पढ़ने नहीं आए हैं। आप गलत बोलेंगे तो हम आपसे आप पहले सुन लीजिए। आप बोलिए, फिर आप ही बोलिए। सुन ली और प्रधानमंत्री जी की बात भी सुन ली। आप मुझे 2 बातें बताएं। पहले तो आप ये मानते हैं 80% गौ रक्षक गुंडे हैं? मानते हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ जाएंगे? मैं दोबारा वही बात कहने का प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। अगर थोड़ा ठंडक रखेंगे, सुनेंगे तो बहस कर पाएंगे, नहीं तो तू मैं करेंगे। बहस करेंगे। आप सुनिए थोड़ा। तो देखिए, बहस करने का ये तरीका नहीं। मैं इस तरह की बहस नहीं करूंगा। मैं एंकर के सवाल लूंगा, आपके सवाल नहीं। एंकर सवाल मेरे से करेंगे, मैं उसके जवाब। तनेजा जी, आप बोलिए। मैं आपके पास आऊंगा। पवन पंडित साहब, आपके पास आऊंगा, आपका भी पक्ष लूंगा। इसीलिए पहला सवाल आपसे पूछा था। एक बार नरेंद्र जी को अपनी बात पूरी करनी चाहिए। सर, ये बात मेरा, देखिए, मैं ये कहने का प्रयास करना था। आप सिंपल बात है, आप ये बताइए। नहीं तो हम आपके पास आएंगे। जब अगर आपको लग रहा है कि ये सही तथ्य नहीं दे रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं, तो मैं आपके पास रिएक्शन लेने आऊंगा। उनको बात तो पूरी करने दीजिए। आप अपनी बात कहिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा, आप अपनी बात कहिएगा। चलो, हाँ ठीक। अच्छा, जो मुद्दा विषय है, जो जिस तरह इशारा किया गया, जो बात करी गई है, वो लोग जो यानी गौ रक्षा के नाम में एंटी सोशल एलिमेंट जो अपनी दुकान चलाते, उनकी बात करी गई है। हर हिंदू गौ रक्षक होता है। ये कौन सी नई बात है? ये जो मेरे को पैनलिस्ट है, क्या कोई नई बात करे? मैं भी हिंदू हूँ। दुकान चला रहे हैं। और दूसरी बात प्रधानमंत्री की शैली। अच्छा, दूसरी बात, उनकी भाषा। एक मिनट पवन साहब, एक मिनट बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए, फिर आप रखिएगा, आपका मौका आएगा, बोलने दीजिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जिस संवेदना के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय को लेकर के, जहां जैसे वो प्लास्टिक खाती हैं या खाने को रह सकेंगे, जैसी रिपोर्ट कुछ और आई, उनको लेकर पूरी संवेदना कि सबको मिलकर के गौ रक्षा, गौ कल्याण के लिए काम करना होगा। ये कोई नई चीज नहीं है। भारत की हजारों सारी पुरानी संस्कृति है, और भारत की ये भी संस्कृति है कि कोई उत्तेजना में आकर के, आक्रोश में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता जो नहीं करना चाहिए। देखिए, भाषा में संयम रखना और भाषा मधुर रखना, अगर ये वो नहीं रखता है तो सोचना पड़ेगा उसको। हम बहस जब करते हैं ऐसे विषय के ऊपर, हमको ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने कहा आप उसको, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है उसको ये आप करना चाहते हैं, किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? आप ये बहस करना चाहते हैं,
आप माफ कीजिएगा, मैं बहस करना चाहता हूं सर, जिस मुद्दे पे बात है आप उसी पे बोलिए ना। शामिल नहीं होऊंगा जिस बात पे हमारा ऑब्जेक्शन है आप वो नहीं बोलेंगे। बात तो रखेंगे अपने आप, हम कैसे जज कर लें कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? बता दीजिए मोदी जी की कुंडली। देखिए, आप जो आपको कहना है कहिए, हर हिंदू गौ रक्षक है, आप ठेकेदार मत बनिए किसी के, आप मत बनिए। तो ठेकेदार मोदी जी बीएसपी बन रही है, टीका टिप्पणी करने का अधिकार मोदी जी बीएसपी बन रही है, ठेकेदार बनने का अधिकार आपको नहीं है। तो चलिए मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मुझे लगता है उलझ जाएगी। सापरा साहब हमारे पास है। सापरा साहब, क्योंकि एक बड़ा संवेदनशील विषय है और बड़ी बात है यहाँ पर, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 2 दिन में रेड किया, दलितों का नाम लिया, गौरक्षा की बात की, गौरक्षक मंडलों पे सवाल उठाए, फिर उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दीजिए लेकिन दलित भाइयों पे गोली नहीं लगनी चाहिए। मूल प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री अगर ये बात थोड़ी पहले करते तो शायद जितनी घटनाएं हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, कुछ दिनों में सुनी, वो सब सामने ना आती। क्या प्रधानमंत्री ने रिएक्ट करने में थोड़ी देरी की? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी के रिएक्शन में थोड़ी नहीं, बहुत देरी हुई है, क्योंकि ये मार्च के महीने से चल रहा है। आपको याद होगा मार्च में हरियाणा में पहला इस तरह से वाकया हुआ है, उसके बाद में धीरे धीरे वो पंजाब में हुआ, पंजाब से यूपी में हुआ, महाराष्ट्र के अंदर कोपरडी के अंदर एक दलित लड़की को रेप किया गया और उसको बुरी तरह से मार दिया गया, नवी मुंबई के अंदर एक दलित लड़के को जान से मार दिया गया। इसी तरह से ये बात फिर ऊना में फैली, ऊना से फैलते फैलते मध्य प्रदेश मंदसौर में गई। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी थोड़े नहीं बहुत डिले हुए हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर इन्होंने इतनी लेट कहा भी है तो जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गोली मारनी है तो मुझे मारिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। 282 सीटें जीत करके इस देश की जनता ने उनको ताकत दी है, उन्होंने सत्ता बनाई है। 282 सीटें जीतने वाला प्रधानमंत्री और 56 इंच की छाती रखने वाला प्रधानमंत्री और ये कहने वाला प्रधानमंत्री कि वो एक सर काटेंगे, हम 10 लेकर के आएंगे, आज उनको ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि आपको गोली मारनी है तो मुझे मारिए, आपको लाठी मारनी है तो मुझे मारिए। अरे आप कहिए कि इस देश में कानून है, उनको अरेस्ट करिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की भाषा होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। जब आप अपने ही लोगों के बीच में कमजोर महसूस हो रहे हैं तो आप किस तरह से आतंकवादियों से लड़ेंगे, आप किस तरह से जाकर जम्मू कश्मीर में लड़ेंगे, आप किस तरह से पाकिस्तान में लड़ेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन मूल यहाँ बात हो रही थी कि गाय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से गोरक्षकों के ऊपर प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया स्वयंभू। मैं 1 मिनट आता हूं नरेंद्र नाथ जी आपके पास। राजीव रंजन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। रंजन साहब, इसमें मैं एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात में दलितों का जिक्र तो किया, लेकिन जब गौरक्षा का मामला आता है तो मामला थोड़ा और बड़ा होता है। अखलाक से लेकर दूसरी और तमाम घटनाएं जिसमें दूसरा वर्ग भी शामिल होता है, मुस्लिम वर्ग भी शामिल होता है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ये क्या उन्होंने अपने कमेंट को थोड़ा लिमिटेड रखा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक भयभीत प्रधानमंत्री की ईमानदार स्वीकारोक्ति है और गोरक्षकों की जो ये पूरी पांख खड़ी हुई है, इसके लिए अगर सबसे ज्यादा जवाबदेह किसी को माना जाएगा तो स्वयं प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट को कुछ अमेंडमेंट्स के जरिए ज्यादा ताकत दी गई और उसके बाद गुजरात में ये सत्ता के करीब पहुंचने का माध्यम बन गया कि कौन ज्यादा से ज्यादा गायों से जुड़ी हुई हिंसा के सवाल पर जवाबदेह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए और ज्यादा से ज्यादा गायों को बचाने का दावा पेश कर सके। और इस तरह से गुजरात में एक समानांतर एक पूरी तरह से मशीनरी बनी जो ये सेल्फ स्टाइल्ड काउ प्रोटेक्टर्स की जो पांख खड़ी हुई है, ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इसकी पूरी पैदाइश खड़ी हुई। लेकिन उन्होंने उनकी सोच को काफी हद तक बदलने के लिए इसलिए विवश किया है कि गुजरात मॉडल में दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और जिस तरह से ऊना की हिंसा के बाद इसकी व्यापक प्रतिक्रिया न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में हुई है, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस मॉडल ने उन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, आज उस मॉडल के ही बिखरने का वो आप लोगों ने पैदा किए, वो गौरक्षक आप लोगों ने बनाए, दलित आप लोग बनाते हैं। पहले सुनिए, आपसे ज्यादा तेज आवाज में बात कर पवन जी बोलने दीजिए, पूरी बात सुनिए, बोलने दीजिए उन्हें, उनकी बात मैं आपका पूरी बात सुनिए। आप अगर इतने बड़े गोरक्षक हैं तो राजस्थान में आपका शासन है, राजस्थान में आपका शासन है और हिंगूनिया में 100 गायों की मौत हुई है
वहाँ कर्मचारियों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। आपका शासन है, आप ये मानदंड क्यों अपनाते हैं? आप केवल अगर वोट की राजनीति करने के लिए गौ माता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गौ माता पवन जी एक मिनट ठीक है, लेकिन उस पवन जी एक मिनट मैं आता हूँ आपके ध्रुवीकरण की कोशिश करेंगे। राजीव जी को बात पूरी करने दीजिए, मैं पवन जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके लिए भी कुछ सवाल हैं, आप जवाब दीजिएगा उनका। एक मिनट उन्हें बात पूरी करने दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र में असहमत लोगों की बात भी सुनिए, हर व्यक्ति आपकी बात नहीं कहेगा। मैंने क्या कहा, आपके शासन के राज्य में एक राजस्थान भी है और राजस्थान में तो गायों की इन 2 सालों में गौरक्षकों का कितनी शर्मनाक है। मेरे पास आंकड़े हैं, आपने क्या किया वहाँ? सुनिए, और ये समाज ने आंदोलन किया, हमारे पास पूरे आंकड़े 100 गाय वहाँ गायों की मौत हुई है। 5 महीने से वहाँ कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ठेकेदार नहीं है। अंग्रेजों ने, मैं हिंदू हूँ और मैं आपको नहीं मानता हूँ। क्या आप बोल रहे हैं? पवन जी इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। पवन जी आपसे निवेदन है, इस तरीके से हम बात नहीं कर पाएंगे। एक मिनट प्रधानमंत्री के इन्हें जरूर बताइए कि देश के हिंदुओं के ठेकेदार न बने। रक्षा का पवन जी एक मिनट इस तरीके से हम बात नहीं कर पाएंगे। एक टूल मात्र है, एक उपकरण मात्र है। वोट की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक उपकरण मात्र आप हैं। आप देश के हिंदुओं के स्वघोषित हमारे जैसे करोड़ों हिंदू हैं आप जैसे तो आपको नहीं मानते कि आपका कोई संगठन ना तो भारतीय। चलिए मैं आता हूँ पवन एक मिनट मैं माफी चाहूंगा सब लोगों से। बताइए आप लगा रहे हैं राजीव जी, एक मिनट राजीव जी, मुख्यधारा के खिलाफ आपने काम किया है। राजीव जी एक मिनट। पवन जी आप बताइए, क्या जो बातें रखी जा रही हैं, जिस तरह की घटना हुई गोरक्षा के नाम पे, चाहे अखलाक के मामले से हम शुरू करें, उसके बाद अगर हम झारखंड के झाबरा गांव की बात करें, 35 साल के बलजू अंसारी, उसके साथ उसके 12 साल के इम्तियाज को वहां पेड़ से फांसी पे लटकाया गया। हिमाचल के नोमान में वहां पर नोमान नाम के व्यक्ति को भीड़ ने पीटकर मारा। पंजाब में ट्रक ड्राइवरों की पिटाई हुई। राजस्थान, मध्य प्रदेश से ऐसे तमाम वीडियो हैं जहां महिलाओं को, पुरुषों को मारा गया। और 2 मुसलमान नौजवानों को दिल्ली के पास गुड़गांव में गोबर खिलाया गया गो हत्या के नाम पे। ये कौन कर रहा था? ये आप लोग नहीं कर रहे थे? अगर आप कहते हैं कि ये गौरक्षक नहीं थे तो फिर ये कौन लोग थे, ये बता दीजिए। बात सुन लीजिए आप, मैं जवाब दूं? बताइए। आपने कितने केस गिनाए हैं? मुझे 6, 7, 8, 9, 10 यही लिमिट है ना? उसके अंदर आपने किसने कहा कि उसमें गौरक्षक थे? किसने कहा कि वो दलित थे? क्या हर पिटने वाला आदमी दलित हो जाता है? क्या हर मारने वाला आदमी हिंदू या गौरक्षक हो जाता है? तो यही तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गौरक्षा के नाम का चोला ओढ़ के मत कीजिए। वहीं से 70 और 80% का उनका परसेंटेज निकल कर आ रहा है। देश में समस्या अलाउड करेंगे क्या? देश के अंदर कोई आ रहा हूं अजय जी, आपके पास भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहे हैं अजय जी। हाँ पवन जी बोलिए, पूरी कीजिए बात। मैं कह रहा हूं ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको इस तरीके से समझा जाए। ये पूरे भारत का मुद्दा है। इसमें आप अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है गाय। ग्रामीण भारत के लिए ये नहीं बिल्कुल गाय के महत्व, गाय का आदर, गाय के सम्मान के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। भारत में गाय पूज्य है, मानी जाएगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है पवन कुमार साहब, मुद्दा ये है कि गाय के नाम पर क्या हम दूसरे लोगों के साथ अत्याचार करेंगे? नहीं सर, नहीं। किसी भी रूप से इंसानियत पर हमला, जी बस यही बात, यही बात, किसी भी रूप से। लेकिन एक बात सुन लीजिए आप, अगर उसमें 2%, 1% अपवाद किसमें नहीं है? हर चीज में अपवाद है। लेकिन ये 1-2% से ज्यादा हो गया पवन जी, यही तो कि 1-2% से ज्यादा हो गया। चलिए मैं यहाँ पर अजय गौतम साहब के पास आता हूँ। गौतम साहब, जिस तरीके से स्वयंभू गौरक्षकों की ये तादाद बड़ी, घटना पे घटना हुई, क्या इस तरीके से गौरक्षकों को इतनी ताकत कहां से मिली? क्यों इतना ज्यादा छूट दी गई और अब जाके प्रधानमंत्री को ये सब कहना पड़ रहा है, शायद उनके हाथ से बाहर भी जाता दिख रहा है? देखिए सवाल ये है, 2013 में यूपीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश के जो पहले संसाधन है उस पर मुसलमानों का हक है।
हिंदुओं को ये लगा कि अगर मुसलमानों का पहला हक है तो हिंदुओं अपने हक के लिए कहां जाएंगे। तब उन्होंने जो हिंदू के आइकॉन थे और हिंदुइज्म के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी को खुले दिल से, पार्टी से उठ के, विचारधारा से उठ के, संगठनों से उठ के उन्होंने नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये कहा था कि मैं गंगा पुत्र हूं, मां गंगा ने बुलाया है, मैं गौ भक्त हूं, गंगा गाय और गायत्री के नाम पर जब वो चुनाव लड़कर आए तो हिंदुओं को लगा कि शायद पिछले 68 साल से जो तुष्टीकरण का दंश हिंदू इस देश के अंदर झेल रहे थे उसका शायद अब खात्मा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जब भी कभी सत्ता के अंदर आता है तो जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए तो वो बस लेके लाहौर चले गए, हमें बदले में कारगिल मिलता है और कंधार मिलता है। ठीक है, अब अडवाणी जी जब लाहौर वहां पाकिस्तान जाते हैं तो वो कहते हैं कि जिन्ना साहब सेकुलर थे। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जब प्रदेश के प्रधानमंत्री बने तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नवाज शरीफ के पास लाहौर चले गए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आप कम से कम गए थे तो रिटर्न गिफ्ट में हेमराज का सर ले आते, जो भारत की फौज का एक सिपाही था और उसके घर के परिवार के लोग आज भी उसके सर का इंतजार करते हैं। लेकिन मोदी जी का कुछ जब क्योंकि सत्ता में आते ही हृदय परिवर्तन हो गया और इस तरीके से उन्होंने बिना उस इंफॉर्मेशन और उस स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्लोज करे बिना कि 80% जो गौरक्षक है, मैं तनेजा जी की बात का समर्थन करता हूं कि हर हिंदू उत्तर ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक गौरक्षक है, लेकिन मोदी जी ने यह नहीं बताया कि वो कौन से ग्रंथ से कह रहे कि गौरक्षक तो अलग है और गौ सेवक अलग है। और हमें प्लास्टिक को रोकना चाहिए। संविधान की धारा 48 के तहत किसी भी तरीके की जो जिम्मेदारी है रजिस्ट्रार की या कानून बनाने की, वो जो है वो देश को राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की है। गौ रक्षक या गौ सेवक संविधान के कौन से प्रयोजन के अंदर प्लास्टिक पर बैन लगवा सकता है? सब मोदी जी को इस चीज का स्पष्टीकरण दे कि गौ सेवक अगर प्लास्टिक पर बैन लगवाने के लिए जाए या प्लास्टिक के लिए वहां से हटाए तो वो कौन सा रूल, कौन सा एक्ट, कौन सा प्रोविजन है? सवाल सिर्फ इतना ये है कि मोदी साहब जो है उनका जो आज हृदय परिवर्तन हुआ है, जो भी वो चाहे दलित कार्ड हो या मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्होंने 80% लोग कहा है कि गोरख धंधे में है, इनका डोजियर होना चाहिए। उन्होंने तेलंगाना, आंध्र का जो हिस्सा है वहां से ये बात कही। मैं आपको बताता हूं, आंध्रा हाई कोर्ट ने, आंध्रा स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि हमारे यहां सिर्फ 6 लाइसेंस शुदा बूचड़खाने हैं और 3100 इलीगल चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि गौ तस्करों का डोजियर बनाइए, उन्होंने एक बार ही नहीं कहा कि अवैध बूचड़खानों का डोजियर बनाइए। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को जो है हतोत्साहित करने का और गौ तस्करों को और गौ माता को काटने वालों के पास रणजीत जी आपकी बात मुझे समझ में आई। गौतम साहब समझ में आ गई। नरेंद्र तनेजा जी, क्या जिस तरह की बात गौतम साहब कह रहे हैं, चाहे पवन कह रहे हैं, हाँ उस बात को सुने या फिर जो अब प्रधानमंत्री ने बोला उस बात को सुने? लग तो रहा है कि प्रधानमंत्री दबाव में आए। अब चुनाव है, आगे चल के पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां पर दलित वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, उसका वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो क्या ये दबाव रहा कि उन्हें ये बात करनी पड़ी? तो मुड़ जाए, उनसे पूछ लो, कह दो। देखिए दबाव का जैसी कोई बात ही नहीं है। ये जो देखिए जो विषय है, देखिए गाय को लेकर के, गौ माता को लेकर के, ये आस्था का विषय है। मैंने जैसे पहले भी कहा, हर हिंदू की आस्था। और हमारे देश के अंदर लाखों लोग हैं, लाखों लोग जिन्होंने संगठन बनाए हुए हैं, संस्थाएं बनाई हुई हैं, और वो अपनी जेब से, कुछ लोग तो बहुत गरीब हैं उसके बावजूद अपनी जेब से पैसा निकाल के गौ सेवा करते हैं। हमारे देश में जो गौ सेवा करने वाले लोग हैं वो उनकी बारी तादाद है और आज की नहीं है, इतिहास हजारों साल पुराना इतिहास है। हम लोगों में से कुछ लोग उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाएं या ये कहें, जो प्रधानमंत्री ने बात की समझने का प्रयास करिए थोड़े ठंडे दिमाग से। चंद गिने चुने लोग जिन हादसों की आपने भी गिनती गिनाई और कुछ लोगों ने भी गिनाई है, प्रधानमंत्री उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे वो लाखों करोड़ों लोग जो पूरी आस्था के साथ, पूरे विश्वास, पूरे संसाधन के साथ गौ सेवा करते हैं। अब उसको लेकर के कांग्रेस राजनीति करे तो समझ में आता है। कांग्रेस ने इसमें राजनीति का तो यहाँ पर कांग्रेस इसमें कोई राजनीति नहीं कर रही है। आपसे देश की राजनीति संभाली नहीं जा रही है। तनेजा साहब, ठंडक रखें तो अच्छा रहेगा। आप देश की राजनीति संभाल नहीं पा रहे। आप ही ने इसी चिंगारी को आग में बदला और आपसे अभी ये आग संभल नहीं रही है। विषय ये है,
आप ही ने इनको बढ़ावा दिया। सुनिए, अब विषय क्या है? हो गया कि वो आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। देखिए ना क्या बोल रहे हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार साहब के पास जाना चाहूंगा। एक मिनट मैं सभी से चाहूंगा। विवेक कुमार साहब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। से बात करते हो गौरक्षा की कांग्रेस वाले। गौतम साहब एक मिनट। गौरक्षा के कानून तो कांग्रेस ने ही बनाए हैं, 1956 से बनाए हैं, 1960 से बनाए हैं। ये कानून तो कांग्रेस ने बनाए हैं गौरक्षा के। 50 से कानून है। आपने नहीं बनाए। 50 से कानून है। आपने नहीं बनाए हुए। गांधी कहते हैं आप तो जो गऊ है ना, पहले हिंगोलिया में जाकर के गऊ की एक्चुअल रक्षा करिए। वहां पर क्या हालत हुई है। 10 दिन में 500 गौ माता का देहांत हुआ है। आपको शर्म आनी चाहिए सबको। चलिए मैं एक मिनट हम इस बात पे आगे बढ़ेंगे। तो पहले नरेंद्र मोदी को निपट लीजिए, बाद में गौ रक्षा करिएगा। सापरा साहब एक आप पहले नरेंद्र मोदी को निपट लीजिए, बाद में गौ रक्षा करिएगा। दोनों तरफ नहीं होता। चलिए एक मिनट मैं प्रोफेसर विवेक कुमार के पास जाना चाहता हूँ। आस्था का प्रश्न है, करोड़ों लोगों की आस्था। चलिए आस्था की भी बात मानी और आस्था पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम उस तरीके की बात करें। प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रधानमंत्री ने पिछले 2 दिनों में गंभीरता से बोले। एक साबरा साहब तनीजा साहब, मैं थोड़ा बहस को आगे ले जाना चाहता हूँ। अब वो बोलेंगे कि कांग्रेस ये कर रही है, तो हम तो बताएंगे ना कि कांग्रेस ने गौ रक्षा के कानून बनाए हुए हैं, हर राज्य में बनाए हुए हैं। आपने नहीं आके बनाए। इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1950 का बना। चलिए गौतम साहब, अरे तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तो आप एक मिनट है, देख रही है सारी दुनिया। चलिए मुझे कर रहे हैं कानून के इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करते हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार, प्रधानमंत्री जी की तरफ से पिछले 2 दिन में जो बातें आई गौरक्षा के रास्ते से आई, लेकिन वो प्रमुख तौर पे दलितों को संबोधित करती हुई रही। चाहे हम हैदराबाद की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें। क्यों अचानक प्रधानमंत्री दलित की तरफ मुड़े? क्या चुनाव उसका एकमात्र कारण है? क्या प्रधानमंत्री को लग रहा है कि शायद बात हाथ से निकलती हुई दिख रही है? क्योंकि जो एजेंडा है, अगर हम आरएसएस की, हमारे साथ आरएसएस चिंतक भी है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन आरएसएस जिस तरीके से एक अखंड हिंदू समाज देखता है, उसमें दलित भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और इन घटनाओं से यह लगा कि कहीं वो दूर छिटक तो नहीं जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री न भाजपा का होता है और न आरएसएस का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है। अगर देश में कुछ गलत घटित हो रहा है तो प्रधानमंत्री को स्वाभाविक है कि प्रतिक्रिया देनी होगी। और सभी लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक प्रतिक्रिया दी, लेकिन बहुत देर से दी है, ये भी सब लोग बता रहे हैं। और केवल प्रतिक्रिया से ही दलितों का उद्धार नहीं होगा, ये भी स्थापित सत्य है। प्रधानमंत्री को एक कदम आगे जाकर के कुछ संस्थाओं का, कुछ कानून का, कुछ इंस्टीट्यूशन का भी जो है सारोकार दिखाना चाहिए कि हाँ, हमने कहा है और उसके बाद ये कार्यवाही होगी, ये संस्थाएं काम करेंगी और वो जो है जमीन पर दिखाई पड़ता। लेकिन जिस प्रकार की असहिष्णुता आपके टेलीविजन पे दिखाई पड़ रही है, जो महाशय लोग इस बात को केवल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री दलितों के लिए बोले क्यों, गौ रक्षक के खिलाफ बोले क्यों, और गौ सेवक का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे गौ सेवक कभी भूसा और सानी किया है, कभी चारा और गोबर उठाया है, कभी मरी हुई गाय उठाई है, कि केवल डंडा लेके रक्षा करने आ गए हैं? ऐसे रक्षक बहुत देखे हैं इस समाज के अंदर। और इसीलिए जो गुजरात में हो रहा है, मुझे डर है अगर यही रवैया रहा तो मैं बताता हूं, मैंने गौ सेवक जो मरे हुए उठाते, चुप रहो, शट अप, शट योर ब्लडी माउथ। हमारी बकवास समझ में आया कि नहीं? बहुत देर से चिल्ला रहे हैं। चाहूंगा चर्चा हमारी शांति से ही चले, गंभीर मुद्दा है और उसमें हम शांति के साथ उसे आगे बढ़ाए। पवन जी ने अपनी बात रखने दीजिए। पवन जी ने अपनी बात रखनी है। लोग को बैठा करके आप राष्ट्रीय चैनल में इस तरह की बहस करवाते हैं। पवन जी, गौतम जी, मेरा निवेदन है आपसे, उन्हें बोलने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। ना तो दलित विरोधी है, ना मुस्लिम विरोधी है, हम काउ प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहते हैं। यही तो बिल्कुल आपकी बात सुनी जा रही है। काउ प्रोटेक्शन, गौ माता की रक्षा, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे लोगों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। पवन जी, गौतम जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आपको संयम बरतना होगा। प्लीज बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब को। कहीं भी मानवता के लक्षण नहीं, इतने असहिष्णु, इतने असहिष्णु परिपक्व है,
इतने असहिष्णु मानव नहीं हो सकते जितने असहिष्णु मानव हैं आप। किस तरीके के आरोप लगाते हैं? इंसानियत के खिलाफ। पवन जी एक मिनट में बोलने दीजिए। आपको इंसानियत के नाम पे कलंक, सिर्फ आप ही आपको नहीं पता कि आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सबको डंडा लेकर के चलाने केवल गौतम साहब, पवन जी, प्रोफेसर साहब, मैं आप तीनों से निवेदन करूंगा कि हम अपनी इस बहस को मर्यादा के अंदर रखें, क्योंकि इस तरीके से किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आप तीनों से कहूंगा प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पवन जी, गौतम जी, संवेदनशील विषय है, विषय की पवन जी, गौतम जी, प्लीज आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। संवेदनशील विषय है, अगर कोई अपनी बात रख रहा है, आपको नहीं पसंद आ रही है, आपके टर्न पे आप बिल्कुल बोलिए, लेकिन इस तरीके से ना कोई सुन पाएगा ना समझ पाएगा। सर उससे पहले ये गलत पढ़ा देंगे देश को। नहीं तो 1 घंटे का समय है हमारे पास आपकी बात, इसीलिए मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था। कोई गलत नहीं बताएगा और हम एक निष्कर्ष पर जाकर ही बहस को खत्म करेंगे। लेकिन अब इस चैनल पे नजर आ रहा है कि एक दलित व्यक्ति की आवाज आप दोनों मिलकर के दबाना चाह रहे हो, ये तो खुलेआम दिख रहा है। दलित व्यक्ति जो गाली को दे रहा है, सबसे पहले क्या था अवनीजेश जी के पास जाता हूँ। चलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा इकट्ठा करके ले आती है टीवी पर। कांग्रेस को अगर देश के बारे में पवन जी, गौतम जी, पवन जी, गौतम जी, सारा देश देख रहा है। पवन जी, गौतम जी, साहब दलित चिंतक को उसकी आवाज दबा रहे हो शरेआम टीवी के ऊपर, उसको बोलने नहीं दे रहे हो। पवन जी, तो क्या मैसेज दे रहे हैं साहब? चलिए हम यहाँ से बहस को आगे ले जाते हैं। पवन जी, आपने ये जो अवनीश जी, आपके लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। गौतम साहब, पवन जी आप ऐसे बोलेंगे कोई सुन ही नहीं पाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा। आप थोड़ा संयम रखें, नहीं तो फिर ऑडियो से कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज। अविनेश जी, ये कैसी बातें बोल देते हैं भैया, हमको ऐसी जो है बहस। देखिए प्लीज मेरा निवेदन है कि यहाँ CNBC आवाज पे, आवाज अड्डा पे हम बहुत गंभीर विषय पे गंभीर बहस करते हैं। हम नहीं चाहते यहाँ हो हल्ला मचे, बात हो और मुद्दे की बात हो तो मुद्दे की बात को करने दीजिए। पवन जी, गौतम जी, एक मिनट मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं। गौतम साहब, पवन जी, प्लीज आपसे मेरा निवेदन है, सबको मौका मिलेगा। 1 घंटे का समय पर्याप्त समय होता है, अगर हम टू द पॉइंट बात करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अविनेश जी, जो हम बात कर रहे थे RSS के मुद्दे वाली, कि RSS की एक थ्योरी है अखंड भारत की, और उस थ्योरी में हर कोई फिट होता है, दलित भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में दोनों दिन बात की, गौरक्षा की, गौरक्षकों के ऊपर उन्होंने एक तरीके से सवाल उठाया, लेकिन कहीं उसमें मुसलमान जाके फिट नहीं हुए। तो RSS का जो अपना एजेंडा है, जब प्रधानमंत्री जो अपनी बात कर रहे हैं उसको हम सिर्फ एक लोकल पर्सपेक्टिव में देखें कि आगे चुनाव है, उन्हें लगेगा दलित वोट नहीं आया तो दिक्कत होगी, लेकिन पूरे अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो प्रधानमंत्री पे जो आरोप लग रहा है, जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि उनकी ये जो सहानुभूति थी ये कुछ सामयिक है, अभी मौजूद मुद्दे के कारण है, नहीं तो शायद 2 साल से उन्होंने जिनको नहीं रोका वो आगे भी नहीं रोकते। विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, विपिन जी, आधे घंटे से मैं इस बहस को सुन रहा हूं। आप बिल्कुल तटस्थ होकर के ये बताइए कि इस बहस में क्या इस पूरे समूचे विषय को राजनीति से देखने की जरूरत है क्या? देश में तमाम राज्यों में अगर उन्होंने कहा गौरक्षक नहीं, गौरक्षकों के नाम पर, और संघ अगर अखंड भारत का और समूचे भारतीय समाज में समरसता आए, समूचे भारतीय समाज में समरसता आए, ऐसा संघ लगातार निरंतर बस्तियों में वनवासी समाज के बीच में काम करता है। तो अगर कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहां भी जाकर क्या करता है, न किसी पंथ, मजहब, वर्ण, जाति, वर्ग के भेदभाव के बिना सहायता, सेवा का कार्य करता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर प्रधानमंत्री ने, मैं प्रधानमंत्री का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इस देश को प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का खुले मन से स्वागत करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने गौरक्षकों के नाम पर, और सही बात तो ये मैं कहूंगा कि टीवी चैनल में बैठ करके गौरक्षा नहीं होती।
गौ सेवा करनी है तो सचमुच आज जो लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक की थैली पर पाबंद लगे, प्लास्टिक की थैली पर पाबंद का सवाल नहीं है। उन गायों को प्रॉपर खाना मिले, उनको चारा मिले, इस बात की चिंता है। गाय की सेवा करना यह है। और गौरक्षा के नाम पर अगर राजनीति की जाए या गौरक्षा के नाम पर अगर कुछ सचमुच किसी को पीटने की जरूरत है ही नहीं। क्यों पीटा जाता है? और तो अवनीश जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और यहीं से एक दूसरा सवाल उठता है, वो ये कि ये सारे गौरक्षक मंडल या इस तरह की घटनाएं पिछले 2 वर्षों में ही इतनी आगे क्यों निकल कर आई? आज प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं भैया जी जोशी, आरएसएस से भैया जी जोशी यही आप गलत है, लेकिन ये बात यहां तक पहुंची कैसे? विपिन जी ये जो एक नैरेटिव चल रहा है ना कि इस देश में समस्याएं सिर्फ 2 साल में आई हैं। इस 2 साल से पहले कोई समस्या नहीं थी। मुझे एक बात बताइए, 70 साल से कोई समस्या थी कि नहीं थी इस देश में? अगर दलितों का यह हाल है आज भी कि अगर मैला ढोने की प्रथा चालू है और एक प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गांव में शौचालय बन जाए, उसने कोई नारा नहीं लगाया, उसने कोई ये उनके लिए कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसने कहा शौचालय बना दूंगा ताकि स्वतः एक मैला ढोने की प्रथा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बातें हैं, उस पर तो कोई सवाल है ही। बड़ी बात है कि नहीं है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ 2 साल में है। ये जो नैरेटिव है ना, ये निहायत राजनीति से बना देने से समस्या खत्म हो जाएगी। ये कौन बोल रहा है? नहीं विपिन जी, प्रोफेसर विवेक कुमार आपकी बात में उन्होंने यहाँ पर अपना कमेंट दिया। कहना चाहता हूं जब तक शीर्ष व्यक्ति आपका जो है कड़ा अनुशासन के रूप में निर्णय नहीं लेगा और लागू नहीं होगा, गौरक्षकों को पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। 2 वर्षों के अंदर जब आप राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं जिसके तहत नहीं ली जा रहा है एक्शन, विवेक जी मैंने आपकी बात एक्शन नहीं हुआ है, लगभग आधे घंटे जा रहे हैं, गलत बयानबाजी है। आप अपने राजनीतिक विचार क्यों थोप रहे हैं? 16 पकड़े गए हैं, बहस किस पे हो रही है? विवेक जी आप बहस को कहां लेके जा रहे हैं? आप बोलिए। आपकी बात मैंने सुनी है, इतनी प्रोग्रेसिव पॉलिसी इनिशिएटिव अविनेश जी बोल रहे हैं, 1 मिनट उन्हें सुन लें। राज्य का कर्तव्य है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये काम राज्यों को करना है, राज्य सरकार को करना है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करके समूचे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित देश का प्रधानमंत्री बड़ी बात पैसा भेज रहा है, सामान्य रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। खातों में सचमुच बहुत बड़ी बात है। नहीं देखिए थोड़ी दूसरी तरफ प्रयास को ले जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, विवेक कुमार साहब आपसे भी निवेदन है, एक बार उनकी बात सुन लें। समर्था पैदा हो, थोड़ा सा देश विकास के उस पथ पर आगे बढ़े जहां पर ये छोटी घटनाएं विकास से जहां पथभ्रष्ट करती हैं वो न हो। इसमें राजनीति करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री समूचे देश का ध्यान आकर्षित करता है ऐसी घटनाओं को लेकर के, तो ये सचमुच में स्वागत योग्य है और ये उन घटनाओं पर एक रोक लगाने की आरएसएस क्यों आ रहा है? उसको डिफेंड करने के लिए पहल है। अगर वो देश का प्रधानमंत्री है तो आरएसएस क्यों डिफेंड करने आ रहा है? क्यों वो नागरिक देश का प्रधानमंत्री है तो आरएसएस खाली आप ही भारत के नागरिक है? लेट द पब्लिक अंडरस्टैंड, खाली आप ही नागरिक है, आप भी डिफेंड करिए, आप भी भारत के नागरिक हैं। आप संगठन के रूप में नागरिक को डिफेंड करना, आप संगठन के रूप में आरएसएस के संगठन के रूप में प्रवक्ता के रूप में आए हैं, नागरिक के रूप में नहीं आए। चलिए अब यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक लेना होगा। बहुत ज्यादा यहाँ पर, लेकिन एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री न बोले तो विरोध, प्रधानमंत्री बोले तो विरोध, बोले तो देर से क्यों बोले? प्रधानमंत्री समय पर बोले, बात ये है राजनीति में चलता है। समय के बाद बोलेंगे क्या प्रधानमंत्री, यही बात हम शुरू उठा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री ने थोड़ी बोलने में यहाँ पर देर कर दी और क्या अब उन्हें हिंदू संगठनों का भी गुस्सा झेलना होगा? आवाज अड्डा पर आज हम ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या गोरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेने वाले लोगों को पीएम की चेतावनी का कोई असर पड़ेगा? आप अपनी राय CNBC आवाज पर ट्वीट करके हमें दे सकते हैं। आगे हम आपके पोल भी यहां पर दिखाएंगे और हिंदू संगठनों की नाराजगी क्या पीएम पर भारी पड़ सकती है, ये सवाल लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
और आवाज अड्डा पर प्रधानमंत्री के गौ रक्षा पर बयान के बाद आज हम कर रहे हैं गाय पर चर्चा। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तनेजा साहब, प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, बड़े पुरजोर तरीके से रखी, लगातार 2 दिन तक रखी, लेकिन क्या अब कुछ एक्शनेबल होता हुआ दिखाई देगा यहां पर? अगर आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगती है, जो घटनाएं हुई हैं उनमें कोई कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे, क्या नतीजा निकलेगा प्रधानमंत्री की इस चेतावनी का? देखिए, पहली बात तो स्पष्ट कर दूं मैं दोबारा इस बात को कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गौ रक्षा के नाम पर जो ये काम करते हैं, फर्क है। मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये कहना है कि जो एक सेकंड। अच्छा, दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट ये कहा है कि जो इस चीज को मिसयूज कर रहे हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, उनमें जो कानून होता है, जिस राज्य के अंदर है, अपना कानून को अपना काम करना चाहिए, उन्होंने स्पष्ट किया है। और जो लोग हजारों लाखों लोग देश के अंदर सुबह से शाम अपना पूरा खून पसीना ये करे गौ रक्षा का काम कर रहे हैं, कानून भी उनके साथ है, प्रधानमंत्री भी उनके साथ है, बीजेपी भी पूरी उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ है। लेकिन जो चंद गिने चुने लोग सिर्फ ये उनकी बात है, और उनमें जो उसको मिसयूज कर रहे हैं नाम को, और उन्होंने 80% गो रक्षकों को अपराधी बनाया जो है वो कानून तनेजा साहब, उन्होंने 80% गो रक्षकों को अपराधी कहा, अपना काम करेगा। जो ईमानदारी से गौ रक्षा नहीं सुना लगता, और ज्यादातर लोग वही है जो चंद गिने चुने लोग हैं, जो चंद गिने चुने लोग जो मिसयूज कर रहे हैं, हो सकता है उनके पीछे कुछ पॉलिटिकल फोर्सेज हो। चंद गिने चुने लोग उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने 80% गो रक्षकों को अपराधी माना है। सर, मेरा एक प्रश्न है, तनेजा साहब, एक करके प्लीज अलाउ करिएगा मुझे। मैं आऊंगा आपके पास, आप सुन लीजिए गौतम साहब, अभी है वक्त है हमारे पास, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। और प्रधानमंत्री ने भी क्या कहा है उसको थोड़ा ठंडक से सुनिए। उस बयान का अर्थ देश जानना चाहता है। अगर उन्होंने 80% गो रक्षकों को अपराधी कहा है, तो आप गिने चुने लोगों की बात कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा उनके शब्द क्या है, मैं आपको बताता हूँ, आपराधिक पृष्ठभूमि 80% वो एंटी सोशल एलिमेंट उनकी तरफ इशारा करा है, और जो कहा है कि इस जो गौ रक्षा के नाम पर यही भाषा है। 80% एंटी सोशल कैसे हुए? जो तो एंटी सोशल है वो तो 100% एंटी सोशल कहेंगे ना, और 80% उन्होंने गौ रक्षकों की बात की है। आप फंस रहे हैं और आपसे बेहतर वो जानते हैं। एक मिनट, क्योंकि हम सब बोलेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। बनाना चाहे तो वो आप चलो आप बोल लें। जी, राजीव रंजन साहब तो नहीं कहा, वो आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के भाषण को या तो हम दोबारा प्ले करें या फिर हम बात को अपने मुद्दे पे ही रखें। राजीव रंजन साहब, पवन जी आपके पास आएंगे। राजीव जी, विरोध ही यही है, अगर वो काम करना कानून। एक मिनट, पवन जी आपके पास आऊंगा। राजीव जी, नहीं होता, कानून व्यवस्था राज्य का विषय होता है। पवन जी सुन लीजिए, उसके बाद राज्य का विषय होता है। पिंक रिवॉल्यूशन 2013 के लोकसभा चुनाव के एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा। पिंक रिवॉल्यूशन के जरिए राजीव जी 2014 का था, 2014 में इलेक्शन हुआ था, उसको गलत वो अलग। अरे सुन लीजिए, 2014 के चुनाव की 2013 में हो गई थी। रंजन साहब, आपके सांसद चलिए मैं यहाँ सारी चीजों पे विराम देता हूँ। एक बार सुना देते हैं प्रधानमंत्री जी के शब्द क्या थे, सुन लेते हैं। आप सभी से निवेदन है, आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री जी के शब्द क्या थे और उन्होंने क्या कहा। स्वयं से भी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है। कोई तकलीफ है तो बात करना है तो मुझसे करिए। मेरे गरीब भाइयों पर बात करना बंद कर दीजिए। तो ये प्रधानमंत्री जी के शब्द थे, बिल्कुल जो उन्होंने कहे, और उस पर अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी सुन लिया, अब जवाब दे सकते हैं। यही उन्होंने कहा, एंटी सोशल एलिमेंट उनकी बात। उन्होंने कहा गौ रक्षकों में 70-80% जो है वो एंटी सोशल है। अब इसके विश्लेषण में शायद हम अपने विषय से दूर चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लेकिन साफ संदेश दिया कि जो गौरक्षा के नाम पे गलत करते हैं उन्हें रोका जाए। बीफ एक्सपोर्ट को लेकर के जो स्टैटिस्टिक्स है, दुनिया का पहला एक्सपोर्टर हिंदुस्तान है बीफ एक्सपोर्ट में,
और जब आपने रिवॉल्यूशन के जरिए देश में मतदाताओं का एक नया गौतम साहब एक मिनट, गौतम साहब एक दो नंबर पे है, गलत आंकड़े नहीं दीजिए देश के सामने, 2 नंबर पे है। विपिन जी आप सबको उत्तर दे रहे हैं, 1 मिनट मुझे दीजिए। बोलिए, आप बोलिए, विपिन जी 1 मिनट का समय मुझे दीजिए। बिल्कुल है। आपने क्या किया? पहली बात, और आपके शासनकाल में गुजरात के तमाम सामुदायिक चारागाह कॉर्पोरेट घरानों को सेटल कर दिए गए, और जिससे न केवल बूढ़ी गायों के लिए मुश्किल पैदा हुए, बल्कि उन चारागाहों की जो में मेहनत करने वाले जो बूढ़े लोग थे, उनके लिए भी बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई। तो गौ माता भावनात्मक प्रतीक के तौर पर आपने चुनाव में भले ही इस्तेमाल किया, शासन में आप रह करके गौ माता के प्रति अपना राजीव जी अपने आंकड़े ठीक कर लीजिएगा। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण। राजीव जी अपने आंकड़े ठीक कर लीजिएगा। के पास आता, मेरे आंकड़े सही हैं। मैं विपिन जी को कहता हूं कि वो चले जाए फर्स्ट पोस्ट में, और अभी वो देख लें कि जो इंडिया के बीफ के एक्सपोर्ट्स के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो क्या बताते हैं। आप लगातार नंबर 1 पायदान पर खड़े हैं। ये अलग बात है कि उस समय बफेलो मीट उस समय भी शामिल था, जिस समय यूपीए की सरकार थी। आज आप इससे बच नहीं सकते ये कह करके कि इसमें काऊ मीट कम। तो मेरा ये कहना है कि कल भी वो स्थिति थी, आज आपने इस आंकड़े को और बढ़ा दिया। चलिए राजीव जी की बात को अवनीश जी जवाब दे रहे हैं। अवनीश जी बोलिए। कोशिश करके आप गुमराह कर रहे हैं। गाय सेवा और गाय कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर बहस करिए। आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपका क्या योगदान है। असली मुद्दा मैंने बस इतना कहा। चलिए करना चाहिए एक व्यक्ति के नाते, एक समाज के नाते, एक राष्ट्र सेवा के तरह से हो रही है। उस पर चिंतन क्या है और उस पर उन्होंने क्या पंजाब में देखिए किस तरह से हो रहा है। उन्होंने क्या किया और बतौर प्रधानमंत्री रहकर के उन्होंने क्या किया। जी अवनीश जी। विपिन जी हाँ बोलिए। विपिन जी मेरा एक बड़ा सामान्य सा निवेदन है जी। प्रधानमंत्री का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पहल की है समूचे विषय पर, उसका स्वागत। एक बात, जो भी गौरक्षक है उसको स्वयं स्वागत करना चाहिए कि गौरक्षा के नाम पर जो लोग असामाजिक तत्व हैं, प्रधानमंत्री ने उनको एक्सपोज किया, उनके खिलाफ वक्तव्य दिया। जो वास्तव में गौरक्षक हैं वो इसका स्वागत करेंगे। और गौरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर गौ सेवा होगी। अगर गौ सेवा होती है, अगर गाय की सेवा होती है, गौशाला में जाकर के सेवा होती है, तो गाय की रक्षा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। गाय की रक्षा की जरूरत सचमुच उन लोगों से है जो गाय का दूध तो दुहते हैं दल के नाम पर, लेकिन गाय को वास्तव में सुविधा मिले, उसको चारा मिले, उसकी बीमारी दूर हो, बीमारी से ग्रस्त न हो, इसकी कोई उनके पास योजना नहीं है। वास्तव में ये जो है गाय की सेवा, वास्तव में गाय की सेवा, पवन जी ऐसा नहीं कह रहे हो। पवन जी देखिए एक सवाल है, एक बड़ा मौजूद सवाल है, वो ये है कि कुछ क्वेश्चन हो तो हम बैठे, नहीं तो उठ जाएं। नहीं जी आपके पास भी आ रहा हूं। पवन जी से जरा बात कर ले। पवन जी आप कह रहे हैं कि आप गौरक्षा करते हैं, और ये जो इंसिडेंट्स थोड़ी देर पहले हमने बातचीत की वो कुछ गिने चुने इंसिडेंट्स है, लेकिन क्या गौरक्षकों का ये फर्ज नहीं बनता कि गौरक्षा के नाम पर अगर किसी की जान जाए, अगर किसी की पिटाई हो, अगर किसी के साथ अन्याय हो, तो उसको रोके और उस गलत को गलत कहें। सर हर एक चीज में बोलिए हर एक चीज में अपवाद होता है। अपवाद का मतलब ये नहीं होता मूल इश्यू को, मूल जो मुद्दा है उसको खत्म कर दें, हम उसको भटका दें उस अपवाद के नाम पे। किसी भी अपवाद आपको किसी की जान लेने की इजाजत देता है क्या? वो गलत है। आपको किसी को गलत तरीके से मारने की इजाजत देता है क्या? श्रीमान जी अपवाद आपको किसी को फांसी से लटकाने की इजाजत देता है क्या? गलत है। नहीं वो बोल रहे हैं गलत है, और आप भी इस गलत को रोकेंगे। निंदा आपने कभी की है क्या? जब ऊना में मारा गया तब आप लोगों ने निंदा की क्या? जब झाड़ से लटका दिया गया तब आपने निंदा की क्या? जब मंदसौर में एक औरत को मार रहे थे तब आप लोग खुशियां मना रहे थे। एक औरत को वहां पर मार पड़ रही थी, तभी आप लोग खुशियां मना रहे थे। आपने निंदा की क्या मंदसौर में जब औरत को मारा गया? प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं, लेकिन आपने किया क्या है? आप क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं? आप कहते चंद चीजें, क्यों चंद चीजें भी होनी चाहिए? क्या आप अपने गौरक्षकों को सिखा नहीं सकते कि किस तरह से पेश आना है? एक औरत को सरेआम मारना है, हिंसक नहीं होता। तो क्या हुआ ऊना में? हिंसक नहीं हुआ।
हिंसक नहीं हुआ? क्या वो गौरक्षक नहीं थे? कह दो वो आप लोग कह दो वो गौरक्षक नहीं थे। कह दो मंदसौर में जो मारा वो गौरक्षक नहीं थे। कह दो जो पंजाब में मारे वो गौरक्षक नहीं थे। कहो जो यूपी में मारे वो गौरक्षक नहीं थे। कहो जो हरियाणा में साबरा साहब उनका जवाब भी सुन ले हम। बोलिए। ऊना में सहारे में आप छूट के चले जाओगे क्या? एक दलित है जो पीटने वाले लोग हैं, उनमें से दलित भी है, मुस्लिम भी है। अब दलित भाई बैठे हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। उसमें कोई भी गौ रक्षा दल का किसी भी रूप से मेंबर नहीं है। ये हमारे विरोधी किसने कहा? ये तो आप आज कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पवन जी प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं। ये तो नई बात पवन जी प्रधानमंत्री जी यही कह रहे हैं कि गौरक्षा के नाम पर गौरक्षक दल नहीं है, कोई और लोग हैं। चलिए, तो क्या कोई और लोग हैं तो उन्हें कौन रोकेगा? उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन एक आंकड़ा अभी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा कि हमने लोगों से पूछा था। एक मिनट गौतम साहब, पवन जी एक मिनट हमने लोगों से पूछा था कि क्या गौरक्षकों पर मोदी जी की चेतावनी का असर पड़ेगा? 61% लोग मान रहे हैं कि शायद पड़ेगा, हाँ कह रहे हैं वो। तो यहाँ पर प्रोफेसर विवेक कुमार, आपका क्या कहना? लोग मानते हैं कि इस चेतावनी का असर पड़ेगा, आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस चेतावनी का असर होगा और जो घटनाएं हमने देखी अभी तक, चाहे दलितों के खिलाफ हो चाहे किसी अन्य समाज के खिलाफ हो, उस पर रोक आएगी? क्या ये सवाल मेरे से है? नहीं, प्रोफेसर विवेक कुमार से पूछा, मैं आपके पास भी आता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है विपिन जी कि एक बहुत दिनों बाद एक चर्चा ये हो रही है कि सामाजिक न्याय के तहत दलित समाज के लोगों को न्याय मिले। अगर दलित लोगों के मानव अधिकार गायों के अधिकार से भी निम्न हैं, तो फिर ऐसा देश की कल्पना कैसे की जा सकती है? मैं तो उस देश का कायल हूं जहां पर दलितों के मानव अधिकार पहले आए गायों के अधिकार से पहले। जो गायों को आप अधिकार देने की बात कर रहे हैं, जिस तरह गौरक्षक लड़ रहे हैं, क्या कभी दलितों के मानव अधिकारों के लिए उन्होंने ऐसे लड़ाई लड़ी? ये तो राजनीतिकरण है। आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए तनेजा जी, आप बहुत ज्यादा सर्वज्ञ मत बनाते। तनेजा जी, आप हर बात में कूदिए नहीं, आप कूदिए नहीं तनेजा साहब। बहुत मैं इज्जत से कह रहा हूँ, कृपया करके तनेजा साहब आप कूदिए नहीं। अलग चीजें हैं। कृपया करके तनेजा साहब आप बीच में मत कूदिए हर बात में, नहीं तो मैं इस बहस में कभी भाग नहीं लूंगा। आप गलत अगर बात गलत बयानबाजी करेंगे, तब सब यू आर नॉट लर्नड पर्सन, क्योंकि आप उसको गलत दिशा दे रहे हैं, आप उसको उसके चीज यू शुड बिहेव योरसेल्फ कर रहे हैं। यू शुड लर्न हाउ टू डिबेट एंड पार्टिसिपेट इन अ पब्लिक डिबेट। आप डिबेट में भाग लेने के पहले। चलिए, मेरे पास समय कम रह गया, इसलिए हम अपनी बात रखें। सिर्फ आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, तो प्लीज अपनी बात रखें। मत बुलाए कीजिए। क्या आप आई एम सॉरी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, अब ये दर्शक तय करेंगे। आप हर एक चलिए, इस चर्चा में प्रोफेसर विवेक कुमार उठ गए क्योंकि हमारी बात ही कहीं नहीं पहुंची। चलिए, मैं आगे बढ़ाता हूं। ये बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, बैठने लायक व्यक्ति नहीं है। नहीं, ऐसा हम अब किसी भी यहाँ पर पैनल पे बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करते कि कोई पैनल पे बैठने लायक है। ना ही आप लोगों से निवेदन है कि किसी के लिए ऐसा कमेंट पास करें। देखिए, चर्चा हो रही है और चर्चा को चर्चा गौतम साहब चर्चा को चर्चा की ही तरह रखें, क्योंकि चर्चा से ही कुछ हल निकलेगा। इस तरीके से अगर हम किसी को अपमानित करेंगे या किसी को अपमानित महसूस होता है तो वो अच्छी बात नहीं है। किसी का भी बीच डिबेट में उठना हम इसे अच्छा नहीं मानते। तनेजा साहब, आप अपनी बात पूरी पेशेंस लेवल जिसमें नहीं होगा, जिसमें जवाब नहीं होगा, वो अगर ये करते हैं, वो कौन से रविदास को फॉलो करते हैं जो दलितों के मार्गदर्शक थे? कौन से वो अम्बेडकरवादी नीतियों को फॉलो करते हैं? देखिए, अब किस तरह की बात करेंगे वो है नहीं तो आप चलिए वो चले गए, वो फिलहाल चले गए, तो उस बात को वहीं छोड़ते हैं हम। देखिए सर, मेरा तनेजा जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि मोदी साहब अरब जाते हैं और वहां पर मस्जिद जरूर चले जाते हैं, लेकिन जब आज तक 2 साल हो गए, जिस राम मंदिर के लिए वो चुनाव लड़े, जिस गाय पे चुनाव लड़े, जिस गंगा पे चुनाव लड़े, उन्होंने कितने मिनट उस पर स्पेंड किया, ये बता दीजिए देश को। आपने तो 80% लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा सुनिएगा। आपने प्रश्न किया, आप थोड़ा सुने तो मैं बोलूंगा। चलिए, हमारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, मेरे पास अपमान करने वाली और असभ्य भाषा में मैं बहस का हिस्सा नहीं लूंगा। जब आप मुझे मौका देंगे मैं बोलूंगा। प्रधानमंत्री से तो क्या फर्क पड़ेगा? शायद उसी चीज पर हम पहुंचे। तनेजा साहब, आप जवाब दें प्लीज। देखिए, मेरा प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का फोकस 3 चीजों पे है।
हम कोई नारेबाजी नहीं करते, विकास पे फोकस है। हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, जिनका सदियों से विकास नहीं हुआ, उनका विकास कैसे हो, उस पर गंभीर राजनीतिकरण नहीं, गंभीर बहस, गंभीर वो तमाम पहल वो हम कर रहे हैं, हमारा उस पर फोकस है। इसके अलावा हम भारत को समृद्ध देश कैसे बना सकें, आर्थिक रूप से हर आदमी की गरीबी कैसे दूर कर सकें, हमारा इस पे, और साथ साथ जो समाज में परिवर्तन लाना है वो हम कैसे ला सकें, हमारा उस पर फोकस है। अब उसको लेकर के आखिरी मेरे पास 1 मिनट है, आप इनकी बात बता दीजिए। जो गौतम साहब ने सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए। हमारा फोकस जो है वो समृद्ध देश तो तब होगा जब दलितों और मुसलमानों पर माइनॉरिटी पे अत्याचार कम होगा, तभी समृद्ध देश होगा। आप अत्याचार माफी चाहूंगा, मेरा समय समाप्त हो रहा है, माफी चाहूंगा, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मुझे इस चर्चा को कंक्लूड करना पड़ेगा। उम्मीद हम यहाँ पर यही करेंगे कि प्रधानमंत्री की, मैं माफी चाहूंगा सबसे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तन्नेजा जी। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद हम उम्मीद करते हैं कि गौरक्षा के नाम पे जो भी गलत हो रहा था, पवन जी से अन्यथा में मत ले, क्योंकि आपके ऊपर डायरेक्ट आक्षेप नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो चोला ओढ़ के गलत काम कर रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री की इस चेतावनी के बाद देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही थी वो शायद आगे होते हुए ना दिखे और हम एक बेहतर माहौल में वक्त बिताएं और ये देश चले। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।